Assalamu alaikum students, and welcome to another class of English for second year. Students, we have started unit number 3 and we have already done lesson number 1, a lesson from the Battle of Uhud, in which we have studied the Battle of Uhud. हमने Battle of Uhud के बारे में, ग़ज़वा Uhud के बारे में जाना, और हमने ये भी जाना कि ग़ज़वा Uhud ग़ज़वा बदर का ही एक तसलसल था और किस तरह था ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसके नोट्स भी करवा चुकी हूँ और इसकी लैंग्वेज स्टडी भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. नाउ टुडे आवर टॉपिक विल बी रीडिंग सिलेक्शन 3.2 लेसन नंबर 8 लिंक्वान गॉर्ज. ठीक है, लिंक्वान की घाटी. गॉर्ज का मतलब घाटी होता है. ये एक जगह का नाम है जिसके बारे में जो है ये लेसन सारा है और पढ़ा जाएगा और आपको इससे एक लेसन मिलेगा. इस जगह पर राइटर जाएगा इधर या उसको आपको एक कहानी सुनाएगा, तो उससे रिलेटेड आप एक लेसन सीखेंगे. अ मैन शुड नेवर लीव हिज पोस्ट. एक इंसान को अपनी ड्यूटी की जगह कभी नहीं छोड़नी चाहिए. ये मॉरल ऑफ द स्टोरी होगा, यानी कि ये थीम होगा आपका कि इंसान को अपनी ड्यूटी की जगह कभी नहीं छोड़नी चाहिए. आपको पता है, एज यू ऑल नो, कि योर यूनिट नंबर 3 इज रिलेटेड टू ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और फर्ज. तो ये लेसन भी कुछ ऐसा ही होगा जिसमें से कुछ ऐसा ही थीम निकलेगा और आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से ड्यूटी पर रहने वाले कामयाब होते हैं और ड्यूटी से दूर जाने वाले मुश्किलात का सामना करते हैं. तो आए हम इसको रीडिंग स्टार्ट करते हैं सो दैट वी मे कम टू नो अबाउट द लेसन एंड द थीम. The snow, already more than half a foot deep, obliterated the line between earth and sky behind a hazy white curtain. I had following the path of the future railway for 40 kilometers. Although I could hear the roar of machinery further back in the hills, I had seen neither work sites nor workers. पहले ही आधे फुट से ज्यादा बर्फ ने जमीन और आसमान के दरमियान उफक की लकीर को सफेद पर्दे के धुन में छुपा लिया था. यह आप लोगों ने जहन में रखना है कि जिस जगह पर हमारा राइटर जा रहा है, राइटर दरअसल अपनी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है, अपने बारे में अपनी ही कहानी लिख रहा है, तो इसलिए वो अपने आप फर्स्ट पर्सन यूज कर रहा है, मैं. ठीक है, मैं मुस्तकबिल की पटरी के रास्ते पर 40 किलोमीटर तक जा चुका था. ठंड बहुत है, ठीक है, जमीन और आसमान बर्फ से ढके हुए लग रहे हैं और बहुत ज्यादा सर्दी की ये जगह है. अगरचे मैं पहाड़ों के पीछे से बाहरी मशीनों के चलने की आवाजें सुन सकता था, लेकिन मैंने किसी काम की जगह या काम करने वालों को नहीं देखा था. ठीक है, ये उसने उस जगह का नक्शा खींचा है जिस जगह वो जा रहा है. एंटरिंग लिंक्वान गॉर्ज, माई इरिटेशन इंक्रीज्ड. Even in clear weather in this gorge, the sun never shone. It didn't matter where you looked up along the twisting course, the most you could see of the sky was a patch no bigger than the palm of your hand. Now it was dusk, and the swirling snowflakes and the gale made every step a struggle. लिंक्वान घाटी में दाखिल होकर मेरी परेशानी में इजाफा हुआ. ठीक है, अब वो उस जगह में दाखिल हो गया. साफ मौसम में भी इस तंग घाटी में कभी भी सूरज नहीं चमकता था, यानी कि इतनी ज्यादा वहां पे ठंड रहती थी, बादल रहते थे कि साफ मौसम भी अगर होता था तो सूरज पूरी तरह से चमकता नहीं था, बल्कि उसकी धूप ठंडी ही लगती थी, जैसे हमें जनवरी फरवरी में महसूस होता है कि सूरज की धूप ठंडी लग रही है. इससे कुछ फर्क न पड़ता था कि आप इस पर बीच रास्ते पर जहां भी ऊपर देखते तो आसमान का हथेली के बराबर छोटा सा टुकड़ा ही नजर आता था. यानी कि हम अगर ऊपर देखते थे तो बहुत छोटा सा टुकड़ा नजर आता था, बाकी सारे हिस्से पे बादल होंगे. अब शाम का धुंध लक्का फैल चुका था और बर्फ के गिरते लहराते गाल और तूफान हर कदम को नहायत मुश्किल बना रहा था. ठीक है, अब बर्फ पड़ना शुरू हो गई थी, मतलब जाहिर है जब कहीं कहीं से आसमान नजर आता तो बाकी जगह पर काले काले बादल थे और उसमें से बर्फ भी नीचे गिरना शुरू हो गई और साथ साथ तेज हवाएं भी चलना शुरू हो गई, जिससे हमारे राइटर का चलना, वहां से गुजरना मुश्किल हो गया. कंस्ट्रक्शन इन द गॉर्ज वॉज वेरी बिजी. एवरीवेयर पीपल वर एट वर्क. Generators, cement mixers, air compressors shook the ground. Hundreds of light bulbs gleamed dim and yellow. Electric wires, crisscrossing like a giant spider web, were scarcely visible, but I could see the overhead cables and their pulley cars sliding back and forth, loaded with materials.
घाटी में तामीराती काम बहुत जोरों शोर से जारी था। ठीक है, गोर्ज मीन घाटी, जेहन में रखना है आपने। हर जगह लोग काम में लगे हुए थे। जनरेटर, सीमेंट मिक्सर और एयर कंप्रेसर जमीन को हिला रहे थे। सैकड़ों बिजली के बल्बों की रोशनी मध्यम और जर्द थी। जाहिर है बर्फ पड़ रही थी तो उनकी रोशनी जो बल्ब की थी वो बहुत हल्की सी थी। बिजली की तारें एक द्योकामत मकड़ी के जाली की तरह आर पार फैली हुई थी, लेकिन मैं ऊपर लगी रस्सियों और चरगी वाली गाड़ियों को सामने से भरे हुए आगे पीछे सरकते हुए देख रहा था। मतलब गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, और तारें फैली हुई हैं जो है इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये सारा नजारा वो देख रहा है। मतलब हर कदम पे मुश्किल ही आ रही है। हंग्री, cold, I tripped and fell, scraping my hands. Enough. I did find some place under a cliff out of the wind and rest a few hours. If I reach the materials depot tomorrow morning by 10 o'clock, that still won't be too late. Stumbling around in the dark like this, I was liable to fall into some deep ravine, and that would be the end of this materials department chief. I would have to be put on the used up list. भूखा और ठंड लगा हुआ मैंने ठोकर खाई और गिर पड़ा। ठीक है, मतलब ना उसके पास खाने की कोई चीज थी, हमारे राइटर के पास जो अपनी कहानी बता रहा है इस जगह पर लिंकन गॉर्ज पे। ठीक है, वो गिर पड़ा, अपने हाथों को रगड़ रहा था। बस मुझे हवा से बचाने के लिए गार में जगह तलाश करनी चाहिए और चंद घंटे आराम करना चाहिए। अगर मैं कल सुबह 10 बजे तक भी सामान के गोदाम पहुंच जाऊं तो ताखीर न होगी। इस तरह की तारीकी में ठोकर खाते हुए किसी गहरी खाई में गिरने का इम्कान था और यह सामान के गोदाम के सरबराह का इख्तिताम होगा और मेरा नाम इस्तेमाल शुदा अशिया की फहरिस्त में डाला जाएगा। उसने खुद से ख्याल किया कि अगर मैं इस टाइम, इस सर्दी में और भूख में अपने काम पर गया, वो कहीं जा रहा था अपने काम पर, वो किसी मटेरियल डिपार्टमेंट का चीफ था, वो किसी मटेरियल डिपार्टमेंट का चीफ था और उसे अपने काम तक पहुंचना था। ठीक है, इसीलिए वो अपने घर से निकला हुआ था और रास्ते में ये घाटी आती थी, तो वहां पर बहुत ठंड थी और वो भूखा भी था और हवा चल रही थी। इसलिए उसने ये फैसला किया कि आज रात में यहाँ रुककर किसी गार में गुजार लेता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं कहीं खत्म हो जाऊं, मेरा जो गोदाम है यानी कि जिसका मैं चीफ हूँ वो जो है जो है खत्म हो जाए मेरे खत्म होने की वजह से। ऐसा ना हो कि मेरे गोदाम को नुकसान हो जाए और लोग मुझे इस्तेमाल शुदा चीज की तरह अपने जहन से निकाल दें और भूल जाएं। यदि मैं मर जाऊंगा तो मैं भुला दिया जाऊंगा ना, तो अब वो ये सोच रहा है कि बेहतर ये है कि मैं आराम कर लूं। I noticed a path leading to a cave in the cliff side. A door curtain hanging in the entranceway showed that the cave was undoubtedly occupied by workers. Grasping branches along the steep path, I hauled myself up to the door and entered. मैंने एक रास्ता देखा जो पहाड़ी के पहलू में वाक़या एक गार को जा रहा था। दाखिली रास्ते पर दरवाजे का पर्दा लटक रहा था जो ये जाहिर करता था कि यकीनन कारकुनों के ये ज़हरे इस्तेमाल है। ढलवानी रास्ते के साथ साथ दरख्तों की शाखों को पकड़ते हुए मैंने खुद को दरवाजे तक पहुंचा दिया और अंदर दाखिल हुआ। अब उसने देखा कि एक पहाड़ी के गार के सामने एक पर्दा लटका हुआ है उसके एंट्रेंस के सामने, तो उसे यही लगा कि कारकुनों के रहने की ये जगह है, तो वो उसको वहां अंदर दाखिल हो गया कि चलो यहाँ आराम कर लेता हूँ। Strange. Seated on a small stool in the doorway was a little boy, 7 or 8 years old, elbows on his knees, supporting his face in his hands. His cheeks were red with cold. He had been peering at the opposite cliff side through a rent in the curtain. He glanced at me briefly as I came in, then went back to his observation. बहुत अजीब। दरवाजे में एक छोटे स्टूल पर एक कम उम्र लड़का बैठा था जो 7-8 साल की उम्र का था। इसने अपनी कोहनियां अपने घुटनों पर रखी थी और अपने हाथों से अपने चेहरे को सहारा दिए हुए था। सर्दी की वजह से इसके गाल सुर्ख थे और पर्दे में सुराख के जरिए बिलमुकाबिल चट्टान की तरफ देख रहा था। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो उसने मुझ पर सस्ती तौर पर देखा और दोबारा अपने मुशाहिदात में खो गया।
ठीक है। अब वो उस केव के पर्दे के अंदर दाखिल हुआ तो एक अजीब मंजर उसने देखा कि एक छोटा बच्चा जो कि 7-8 साल का था वो स्टूल पर बैठा हुआ है और उसने अजीब सी नजरों से हमारे राइटर की तरफ देखा है। The cave was large but quite warm. It had a stove and eating utensils. On the wall above a bed was a colored New Year picture of chubby children pulling the turnip. All the walls had been papered with old newspapers, now blackened by smoke from the stove. ये गार वसी लेकिन काफी गर्म थी। इसमें चूल्हा और खाने के बर्तन थे। बेड के ऊपर दीवार पर नए साल की रंगीन तस्वीर थी जिसमें गोल मटोल बच्चा शलजम खींच रहा था। तमाम दीवारों को पुराने अखबारात में ढांप दिया गया था जो कि अब चूल्हे के धुएं से स्याह पड़ गए थे। ठीक है, अब वो उस गार का एक नक्शा आपको बता रहा है कि किस तरह की वो गार है, अंदर से घर बनाया हुआ था ना उन्होंने। Why isn't anybody home? I asked, shaking the snow from my coat and hat. The little boy turned his head, his eyes flashed. Aren't I anybody, uncle? He rose and walked towards me, his hands behind his back, his chest extended, as if to say, not only am I somebody, I am a very grown-up somebody. मैंने अपने कोट और हेड से बर्फ झाड़ते हुए पूछा, क्यों, घर पर कोई नहीं है? छोटे बच्चे ने अपना सर मोड़ लिया, इसकी आंखें चमक उठी और कहा, अंकल क्या मैं कोई नहीं हूँ? वो उठकर मेरी तरफ आया, उसके हाथ पीछे की तरफ थे, उसका सीना बाहर निकला हुआ था जैसा कि वो कहना चाह रहा हो, ना सिर्फ मैं कोई शख्स हूँ बल्कि एक नौजवान शख्स हूँ। ठीक है, अब उस छोटे बच्चे को उनके बारे में हमारा राइटर हमें बता रहा है कि किस तरह से उसने आगे जवाब दिया। I cupped his round little face in my hands. You are pretty sharp, young Im. He pushed my hands aside, doubling up his fists. He checked his head to one side and demanded, who are you calling me Im? I have a name. Pointing at the baby girl asleep on the bed, he informed me, her name is Pao Cheng. Mine is Cheng Yu. ठीक है, अभी इनका नाम है। मैंने अपने कोट और हेड से बर्फ साफ झाड़ते हुए, क्यों, घर पर कोई नहीं? छोटे बच्चे ने अपना सर मोड़ लिया। ठीक है, ये दोबारा से इसका वही ट्रांसलेशन दे दिया इन्होंने, ये गलत है, मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे है। मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और उससे कहा कि तुम बहुत तेज हो छोटे बच्चे। उसने मेरे हाथ पीछे की तरफ धकेल दिए उस बच्चे ने और अपनी फिस्ट को आगे करते हुए, मतलब अपनी मुट्ठी को आगे करते हुए कहा, अंकल आप कौन होते हैं मुझे एक छोटा बच्चा कहने वाले? मेरा एक नाम है और ये जो छोटी बच्ची बेड पर सोई हुई है इसका नाम है पाओ चेंग और मेरा है चेंग यू। मतलब उस छोटे बच्चे का नाम चेंग यू है और वो जो छोटी बच्ची जो प्रोबेबली उसकी बहन होगी उसका नाम है पाओ चेंग। ठीक है, इन्होंने ट्रांसलेशन गलत लिख दिया तो मैंने आपको बता दी। No doubt about it. These kids were like thousands of others I had met, born and raised on construction sites. The workers liked to name their children after the projects where they were born. Cheng Yu probably had first seen the light of day on the railway project between Chengdu and Chongqing, also known as Yu. His baby sister Pao Sheng very likely had been born right here at the site of the future Poki Chengdu railway. मतलब इसमें कोई शक नहीं, ये बच्चे उन हजारों बच्चों की तरह थे जिससे मैं मिला था, जो कि तामीराती काम के मकामात पर पैदा और बढ़े हुए थे। मजदूर अपने बच्चों के नाम उन प्रोजेक्ट के नाम पर रखना पसंद करते थे जहां वो पैदा होते थे। चिंग यू ने शायद दिन की पहली रोशनी भी चिंग टू और चिंग किंग के दरमियान रेलवे प्रोजेक्ट पर देखी थी, जिसे यू भी कहते हैं, यानी कि इसलिए उसका नाम शेंग यू है। इसकी छोटी बहन पाओ शेंग गालबन इसी मकाम पर पाओ की चिंग टू रेलवे के मकाम पर पैदा हुई। मतलब जिस जिस मकाम पर बच्चे पैदा होते थे उस मकाम के नाम के पर उसका नाम रख दिया जाता था। तो उमूमन यही होता था कि मजदूरों के बच्चों के नाम यही होते थे। तो राइटर कहता है कि जब भी मैं कहीं किसी वर्कर के बच्चों से मिलता था तो उनके प्रोजेक्ट्स के नेम ही होते थे उनके बच्चों के नाम।
तो ये भी उन हजारों बच्चों की तरह ही थे. I sat by the stove smoking and rubbing the drying mud from my hands. Sheng Yu crawled onto my lap and looked into my eyes. Is it going to snow tomorrow, uncle? सिगरेट पीते और अपने हाथों से खुश्क गए, ठीक है, खुश्क कीचड़ को साफ करते हुए मैं चूल्हे के पास बैठ गया. शिंग यू मेरे गोद में आया और मेरी नजरों में नजरें डालकर कहा, अंकल क्या कल भी बर्फबारी होगी? I pressed his icy red little nose. As soon as we get our telephone line connected up with heaven, I'll ask for you. मैंने उसके नन्हे सुर्ख नाक को दबाया. जो ही हमारे टेलीफोन का राब्ता आसमान से होगा मैं तुम्हारे लिए पूछ लूंगा. मतलब जो राइटर है वो थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट कर रहा है, बच्चे से मजाक कर रहा है कि मैं ऊपर जब अल्लाह ताला से फोन करके बात करूंगा तो पूछ लूंगा कि कल बर्फ पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने सवाल भी ऐसा पूछा ना कि अंकल क्या कल भी बर्फ पड़ेगी. Angrily, he leaped down and stood a meter away, scowling at me. Quite, you're kidding. You have got a newspaper in your pocket. Why don't you look at the weather report? वो नाराज होकर मेरी गोद से उतरा और 1 मीटर दूर खड़ा होकर मुझे तेवरी चढ़ाकर घूमने लगा. बच्चों की तरह मजाक करना छोड़ो, तुम्हारी जेब में अखबार है, तुम मौसम की रिपोर्ट क्यों नहीं देखते? मतलब जो राइटर है वो बच्चे को बच्चा समझ रहा था, पर बच्चा काफी शार्प है. वो कहता है कि मुझसे मजाक मत करो, मुझसे बच्चों वाली बातें मत करो. तुम्हारे जेब में जो न्यूज़पेपर है उससे कल की वेदर की रिपोर्ट चेक करके बताओ कि कल बर्फ पड़ेगी या नहीं पड़ेगी. ठीक है, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि अल्लाह ताला से टेलीफोन करके राब्ता करो और बताओ मुझे. वो गुस्सा कर गया बच्चा. He resumed his seat in the doorway, clamped his elbows on his knees, rested his face in his hands, and peered out through the rent in the curtain. When I asked him where the kettle was, he ignored me. I certainly was sorry if I had offended my small host. वो दरवाजे में अपनी नशिस्त पर बैठ गया, घुटनों पर कोहनियों को रखकर पकड़ा और हाथ से ऊपर चेहरे को रखा और पर्दे के बाहर देखने लगा. मैंने उससे पूछा कि केतली कहाँ थी, तो उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया. यकीनन मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैंने अपने नन्हे मेजबान को नाराज कर दिया था. ठीक है, यानी कि उसने उससे मजाक किया था बच्चे समझ के, तो वो नाराज हो गया कि मेरे से ऐसा मजाक क्यों किया. और जब राइटर ने केतली मांगी है चाय के लिए तो उसने उसे इग्नोर कर दिया. Why do you want to know about the snow, Sheng Yu? I asked him. Is it because you can't go out and play with when it's snowing? मैंने पूछा, शिंग यू तुम बर्फबारी के मुतालिक क्यों जानना चाहते हो? मतलब राइटर अब ये बात कर रहा है, क्या इसलिए कि तुम बर्फबारी में बाहर जाकर खेल नहीं सकते? ठीक है. He didn't even bother to look at me. Papa says if it's still snowing tomorrow, we will have to quit work. इसने मेरी तरफ देखने की जहमत गवारा ना की. पापा कहते हैं अगर कल भी बर्फबारी हुई तो हमें काम बंद करना होगा. उसका जवाब एक बहुत गहरी जो है बात थी, ठीक है, छोटे बच्चे की, कि पापा कह रहे थे कि उनका काम बंद हो जाएगा. उसके इसलिए नहीं कि बाहर उससे खेलने जाना था बर्फ ना हो रही हो तो, बल्कि उसका काम बंद होने का उसको डर था बच्चे को. बच्चा एक जो है छोटा होते हुए भी एडल्ट सोच का मालिक था. ठीक है, वो अपने आप को एक नौजवान समझता था. What does your pa do? He opens up mountains. The child replied proudly. Where? Chen Yu pointed with pursed lips at the work site opposite. तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं? राइटर ने पूछा. बच्चे ने फिक्रिया अंदाज में जवाब दिया, वो पहाड़ों को तोड़ते हैं. ठीक है, कहाँ? शिंग यू ने अपने भिंजे हुए होंठों से, मतलब यूं करके अंदर किए हुए होंठों से मुख्तलिफ सिमत की तरह काम की जगह की तरफ इशारा किया. I looked. All I could see was a searchlight beam shining through the drifting snowflakes straight up into the heavens. In its light, I could vaguely discern a few dozen men who seemed pasted to the side of the towering cliff, drilling holes for dynamite charges. The holes were like the steps of a ladder to the sky. मैंने देखा
सुर्ख लाइट की शुआएं देख सकता था जो कि बर्फ के गोलों के दरमियान आसमान की तरफ उठते हुए कतरों में चमक रही थी। इस रोशनी में चंद दर्जन लोगों को देख सकता था जो कि एक ऊंची अमूमन चट्टान की तरफ चिपटे हुए नजर आ रहे थे और ड्रिल मशीन के जरिए सुराख बनाए थे। जो पहाड़ों वगैरह को खोदते हैं, उसमें सुराख करते हैं, गार बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, वो उनमें से एक बच्चे का बाप था जो कि ये वाला काम करता था बारूद लगाने के लिए। कागज आसमान की तरफ सीढ़ी के पायदानों की तरह नजर आ रहे थे। ठीक है, ये अब उसको अपने जो होस्ट है, यानी कि उसका छोटा बच्चा जो उसको होस्ट मिला है, मेजबान मिला है, उसके बाप की ऑक्यूपेशन के बारे में वो हमें बता रहा है। हाउ कैन यू टेल विच वन इज योर फादर एट दिस डिस्टेंस? आई आस्क्ड. I can't see him plainly, but Pa says he can see me. He says all he has to do is turn around. I often sit here so he can see me. Ah, so that was it. इतने फासले से तुम कैसे बता सकते हो कि तुम्हारा वालिद कौन सा है? मैंने पूछा। मैं इसे साफ नहीं देख सकता, लेकिन पापा कहते हैं कि वो मुझे देख सकते हैं। वो कहते हैं कि उसे सिर्फ और सिर्फ मुड़ना पड़ता है। मैं अक्सर यहाँ बैठता हूँ ताकि वो मुझे देख सके। तो ये बात थी। ठीक है, इसलिए बच्चा दरवाजे के सामने जो पर्दे के एक सुराख में से बाहर बार बार देखता था कि अगर मेरा बाप मुझे देखे तो यहीं बैठे हुए पाए, उसको ये ना लगे कि यहाँ से उठ के कहीं चला गया, उसे मैं नजर आता रहूं। तो ये उसने बात की है। जी, तो आज हम यहीं तक रीडिंग करेंगे। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल कंप्लीट दिस लेसन एंड हम ये जान लेंगे कि जो आगे छोटे बच्चे के साथ क्या हुआ और उसके जो मेज़बान, उसके जो मेहमान जो आया है उसके घर थोड़ी देर सांस लेने अपने काम पर जाने से पहले उसके साथ क्या हुआ और इसका लेसन क्या है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड रीड आउट दिस होल चैप्टर सो दैट यू मे लर्न व्हाट इज इन इट।